नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। देश भर में एक बार फिर से महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई राज्यों में हाल ही में संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़े हैं। इसका कारण चाहे अब लॉकडाउन के दौरान जैसी सख्ती ना हो या फिर लोगों की मास्क न लगाने की आदत या फिर सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने की लापरवाही हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कई राज्यों में स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों समेत तमाम शिक्षा संस्थानों को बंद किए जाने की स्थिति में पहुंचा दिया है। हाल ही में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकारों ने एक बार फिर से सख्ती बढ़ाई है और कोरोना संक्रमण के नए मामलों को काबू करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद करने जैसे कई अहम कदम उठाए हैं। स्कूल, कॉलेजेस बंद करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल यानी कि मार्च 2020 में सभी राज्यों में कोविड-19 के कारण घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने फरवरी महीने में फिर से शिक्षण संस्थानों को खोलना शुरू किया था, लेकिन अब फिर से बंद करना पड़ गया है क्योंकि इन सब सख्तियों के बीच सवाल उठते हैं बच्चों के भविष्य को लेकर और अभिभावकों पर बढ़ते बोझ को लेकर। सवाल आपका, मैं आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। तो देखिए, 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में एक बार फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको वो तमाम स्कूल दिखाते हैं, वो तमाम राज्य दिखाते हैं जहां पर स्कूलों को बंद किया गया है। देखिए, दिल्ली में अगले आदेश तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 4 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूल बंद, मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब में 10 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेजेस बंद। हिमाचल प्रदेश में 10 अप्रैल तक स्कूल बंद किए गए। गुजरात में 8 नगर पालिका क्षेत्रों के स्कूल 10 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अगली सूचना तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजेस को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है। पिछले साल मार्च में लगे लॉकडाउन की वजह से बच्चों का पूरा साल लैपटॉप और मोबाइल पर नजरे गड़ाए बीता है, लेकिन अब उम्मीद थी कि बच्चे फिर से स्कूल जा सकेंगे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने सारी उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है, क्योंकि लग रहा है कि बच्चों को अभी ऑनलाइन पढ़ाई से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़े सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद सवाल आपका में सवालों से करेंगे शुरुआत। देखिए, महाराष्ट्र में 43,183 नए केसेस, 24 घंटे के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में 1,350 मामले कोरोना के, दिल्ली में 2,790 कोरोना के केसेस बीते 24 घंटे में सामने आए। उत्तर प्रदेश में 2,600 मामले कोरोना के, गुजरात में 2,410 मामले कोरोना के सामने आए। इसके अलावा देखिए, केरल में 2,798 केसेस बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। बिहार में 488 मामले कोरोना के मिले हैं। अब नजरें आज के सवालों पर, क्योंकि जो सवाल आपका में रहेंगे उन पर एक बार नजर डालना बहुत जरूरी है, जो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। सवालों पर नजर। पहला सवाल, शिक्षा प्रणाली पर कोरोना का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा है? कोरोना की वजह से शिक्षा प्रणाली पर क्या असर रहा? ऑनलाइन पढ़ाई कितनी ज्यादा कारगर है और कितनी मुश्किलें बच्चों को इसकी वजह से आ रही हैं? अभिभावकों पर जो बोझ बढ़ रहा है, आखिर वो कैसे कम होगा? इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? अधर में लटके बच्चों के भविष्य का क्या? किस तरीके से बच्चों का भविष्य एक बार फिर से ट्रैक पर आएगा? इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा और आपके मन में कोई भी राय अगर आप देना चाहें तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। संकेत गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। अनुराग धारीवाल हैं, शिक्षाविद, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। अनुराग जी, सीधा आपका रुख करते हुए सबसे पहले आपका क्या मानना है कि कोरोना के बढ़ते मामले और बीते 1 साल में जो लॉकडाउन रहा, उसके बाद शिक्षा प्रणाली पर इसका जिस तरीके से असर पड़ा, किस तरीके से देखते हैं आप तमाम चीजों को? शिक्षा पर इसका बेहद गंभीर प्रभाव पड़ा है। यदि हम ऑनलाइन पढ़ाई को छोड़ भी दें, क्योंकि देखिए, आप ये मान के चलिए कि ऑनलाइन पढ़ाई एक लिमिट तक ही अपना कार्य करती है, उस लिमिट के बाहर दायरे में काम नहीं कर पाती। जैसे कि जो भी लिखने का काम है, या हम छोटे बच्चों की बात करें, पहली, दूसरी, तीसरी, उन सभी बच्चों पहली बार लिखना सीखते हैं,
तो क्या आप किसी को ऑनलाइन लिखना सिखा सकते हैं क्या? बहुत प्रैक्टिकल चीज है। उसी प्रकार जो बड़ी क्लासें हम 9th 10th की बात करें या मेडिकल कॉलेज की बात करें या इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करें, वहां का भी सारा का सारा दारोमदार प्रैक्टिकल के ऊपर है कि बच्चों को कार्य करना पड़ेगा। हाँ, आप डिग्री वाइज ही भूल सकते हैं, जो नॉर्मली पाठ्यक्रम है, बीए भूल जाइए, आप बीकॉम भूल जाइए, या आप 6ठी क्लास से लेकर 10वीं 12वीं तक की नॉर्मल पढ़ाई भूल जाइए, उनमें ऑनलाइन पढ़ाई संभव है। पर छोटे बच्चों के ऊपर और टेक्निकली कॉलेजों के ऊपर सब ज्यादा असर पड़ा है इसका। लेकिन अनुराग जी देखिए, क्योंकि कोरोना काल अभी भी चल रहा है, फिर से एक बार मामले इतने सारे सामने आने लगे हैं, राज्य सरकारों को सख्ती अपनानी पड़ी, कई जगहों पर कई राज्यों में स्कूल कॉलेजेस को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। अब क्या जो है विकल्प राज्य सरकारों के पास हो सकता है, क्योंकि कोरोना से बच्चों को भी बचाना है लेकिन पढ़ाई भी उनकी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीते एक साल में शिक्षा प्रणाली पर, जैसा कि आपने भी स्वीकार किया, कि बहुत बुरा असर इसका पड़ा है। ऑनलाइन पढ़ाई से उस तरीके की पढ़ाई कर पाना संभव है नहीं। तो क्या ऐसा सरकार कदम उठा सकती है कि कोरोना से भी बच्चों का बचाव हो लेकिन बच्चों के भविष्य पर भी इसका सकारात्मक असर पड़े, नकारात्मक असर ना पड़े? जी, देखिए, जब आपके टेलीविजन के माध्यम से लगातार जब कोरोना शुरू हुआ था, माध्यम जब से बातचीत कर रहे हैं, और उस समय मैंने एग्जांपल दिया था स्वीडन का, अमेरिका, काफी देशों से जहां पर वर्चुअल क्लासेस चलती आ रही थी। यानी हम तो कोरोना के टाइम ऑनलाइन पढ़ाई की बात की है, उस समय ना तो हमारे टीचर तैयार है आज तक ऑनलाइन पेडागोजी के लिए, ना बच्चे तैयार हैं। तो हमने उसमें भी बात की थी, और आज आप देखिए शायद कल के न्यूज़पेपर में आई थी कि दिल्ली के अंदर भारत का पहला वर्चुअल स्कूल बनेगा। जी, आप उसको वर्चुअल स्कूल बोल सकते हैं, आप उसको डी स्कूलिंग बोल सकते हैं, आप उसको अनस्कूलिंग बोल सकते हैं। यानी कि हमें इस दौर में धीरे धीरे आगे चलना पड़ेगा कि हम उस ऑनलाइन पेडागोजी को डेवलप कर पाए और साथ साथ बच्चों को संसाधन भी उपलब्ध करा पाए। जैसे कि अभी हरियाणा सरकार ने 2 महीने पहले शायद वायदा किया था कि 3री क्लास से लेकर और सभी ऊपर बच्चों को हम टैब देंगे जी, यानी कि एक टैब इससे बच्चा कर पाएगा। दूसरा, एक वर्चुअल स्कूल जहाँ एक्सपर्ट होंगे ऑनलाइन पेडागोजी के, ये नहीं कि पीजी हो गए, नहीं, एक्सपर्ट होंगे, तो हम काफी हद तक इस पर रोकथाम लगा पाएंगे इन चीजों के ऊपर। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी तो क्या बच्चे उस तरीके से पढ़ पाएंगे? आपको लगता है कि ये पद्धति बच्चों के लिए कारगर साबित होगी क्या? देखिए, मैं पहले ही आपको बताया कि किन स्कूलों के किन चीजों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और किस पर नहीं पड़ेगा। जो पहली प्राइमरी क्लास है वहां पर इसके समझा दुष्प्रभाव पड़ेगा। जो पड़ेगा वो टोटली प्रैक्टिकल बेस है, बच्चों को उंगली पकड़ के लिखना सिखाना होता है, बच्चा लेक्चर से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, पर जो बड़ी क्लासेज है वहां पर आप लेक्चर मेथड से वर्चुअल स्कूल के द्वारा, जैसे मैं बात करूँ कि अमेरिका के अंदर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, वो टोटली वर्चुअल क्लासों में आज से काफी साल पहले से। मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ, और भी सवाल रहेंगे। एडवोकेट संकेत गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत जी, स्वागत है आपका। संकेत जी, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, सरकार कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि एक बार फिर से अब कई राज्यों ने स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है। पहले ही शिक्षा प्रणाली किस तरीके से हमारी चल रही है बीते एक साल में, आप उस चीज को बेहतर जानते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे कर पाने में उस कदर संभव नहीं है, उस कदर संभव नहीं है इसको अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए कि बच्चे उतना ज्यादा नहीं सीख पाते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से। तो क्या है सरकार के आने वाले दिनों में प्लान? सरकार ये जो दूसरी लहर आई है कोविड की, इस लहर से निपटने के लिए सभी प्रयास कर रही है। आज बच्चों के स्कूलों में जो बच्चों का दूसरा सेशन शुरू हो रहा है, उस बीच में ये कोरोना की दूसरी लहर जो आई है, उसके लिए सरकार और मिनिस्ट्री की काफी मीटिंग्स चल रही है रेगुलर तौर से, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना कम छोटे बच्चे स्कूल जाएं उतना ही बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। जो बड़े बच्चे हैं उन बड़े बच्चों की क्लासेस वर्चुअल के माध्यम से हो, और जैसा इससे पहले उन्होंने बताया। मेरे और भी बहुत सारे सवाल हैं इसी मुद्दे से जुड़े, वापस से आपके पास लौट रही हूँ। वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें
पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। स्वागत है। ब्रेक के बाद तो स्कूली बच्चों के भविष्य को लेकर चर्चा लगातार जारी है। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत जी, आपसे बात हो रही थी, आपने अभी भी कहा कि ऑनलाइन माध्यम से हम पढ़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन सवाल यह है, मान लीजिए मेरे घर में 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास एक ही मोबाइल फोन है, मैं कैसे उन तीनों बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करवाऊंगी और डेटा किस तरीके से रिचार्ज होगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अपने घर में रोटी चला लूं, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मुझे अपने बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना है तो मुझे रिचार्ज भी करना पड़ेगा, मुझे मेरे घर में मोबाइल भी लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखिए, फिलहाल कोरोना से निपटना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बच्चों की पढ़ाई सफर ना करे उसके लिए वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन सरकार ये सोच रही है कि किस तरह कोरोना को जल्द से जल्द निपटकर बच्चों की स्कूलिंग भी सही टाइम से हम चालू करा सकें। अगर यह दूसरी लहर ना आती तो शायद अप्रैल के फर्स्ट डे से ही बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते, लेकिन अकस्मात ऐसी प्रॉब्लम आ जाने से सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके और ये वैक्सीनेशन इतना ज्यादा हो जाए। लेकिन अगर ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, सर सुनिए, अगर ऑनलाइन पढ़ाई इसी तरीके से जारी रहती है तो जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, जिनके घर में साधन नहीं है, सोर्सेज नहीं है, उनकी पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। क्या सरकार के पास उसके लिए कोई प्लानिंग है? ऐसे बच्चे जिनके घर में मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं है, जो डेटा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जिनके पास ये माध्यम नहीं है, वो कैसे पढ़ाई करेंगे सर?
देखिए, सेशन की शुरुआत है। सेशन की शुरुआत में सभी जानते हैं कि पढ़ाई थोड़ी सी स्टार्ट होती है। आप जो बच्चों को सफर करने वाली बात बोल रहे हैं, बच्चों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य भी रहे और शिक्षा भी हो। आने वाले टाइम में बच्चे उन्हें कवर कर पाएंगे, हम कोरोना से बाहर आ जाएंगे। सर, सेशन स्टार्ट हुआ है इसलिए आज ये मुद्दा उठाया गया, क्योंकि बीते एक साल में तो पढ़ाई पर असर पड़ गया, लेकिन अब सेशन की शुरुआत हुई है। इस पूरे साल पर पढ़ाई पर असर ना पड़े, सवाल ये है कि उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग सरकार की। आपके पास वापस लौटती हूँ, अनुराग जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, क्या मानते हैं आप, मनोवैज्ञानिक असर किस कदर इसका बच्चों पर पड़ रहा है? क्योंकि एक बच्चा जो कोरोना काल में अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, आउटडोर गेम्स नहीं कर पा रहा, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा, वो घर पर होता है, मोबाइल फोन उसके हाथ में होता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे किस तरीके से देखते हैं, कैसा असर बच्चों पर पड़ता है इसका? जी देखिए, आपके 2 प्रश्न है और उसके दोनों प्रश्नों के साथ साथ अभी मैं संकेत जी की बात भी सुन रहा था और आपकी बात भी सुन रहा था। पहली आपने बात बताई, संकेत जी ने कहा कि अभी स्कूल खुले हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ संकेत जी, अभी स्कूल खुले हैं, पर पिछले साल भी अपने बच्चे पिछड़ गए थे, क्योंकि जैसे अभी मैडम ने एग्जाम्पल दिया, जिनके घर में फोन नहीं है या और चीजें है। और दूसरी भी आपको जो मुझे विभिन्न सिस्टम देखने में सबसे बड़ी कमी नजर आई, तो मैंने विभिन्न सेशन अटेंड किए हैं, जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो प्रोग्राम उन एक्सपर्ट के द्वारा नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं सर कि लेक्चर जो मेथड होता है ना, वो पढ़ाने का सबसे खराब मेथड होता है। लेक्चर मेथड में सिर्फ 5% बच्चे ही उस बात को समझ पाते हैं, और हम अभी भी जो पढ़ाई कराई वो टोटली लेक्चर मेथड से कराई। मैडम ने जो प्रश्न था मनोवैज्ञानिक तरीके का, यदि जो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई है इस तरीके की हो, जो बच्चों के मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हो, जो गतिविधि आधारित हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, जो सेंसरी बेस्ड लर्निंग हो, वो पढ़ाई लंबे टाइम तक चलती है। अब लेक्चर मेथड का खराब मेथड है, सबसे खराब है, उसके खराब मेथड है ऑनलाइन को प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चे उस चीज का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के अंदर जा रहा है। उससे बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े प्रभावित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे फोन देखने से बोर हो जाते हैं, क्योंकि काम का प्रोग्राम ही नहीं छोटे बच्चों का, वो बच्चे उसको नहीं सीख पाते इतना सीरियसली। दूसरा, बच्चा पूरा दिन घर में रहेगा तो क्या कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है क्या कि बच्चा उससे जुड़ भी सके, उससे कोई ऐसे गेम, कोई ऐसी एक्टिविटी कि बच्चा घर के अंदर भी मेंटली रूप से उन चीजों से निजात पा सके। यदि आपको ध्यान दिया हो तो अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि लगभग 58% बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो गए कोरोना के समय में। 58% बच्चे, एक बहुत बड़ा डेटा है ये, इतने बच्चे ऑटिज्म के, क्योंकि वो अपने आप में। मैं वापस से लौट रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं अनुराग जी। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। धन्यवाद, आपने जो ये आज का जो बच्चों के बारे में, और देखो ये कुदरती बीमारी है कोरोना जो भी है, लेकिन मैम हम तो हर तरह से पिस गए। हमने 2 बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में लगा रखे हैं, 250-3100 फीस हर महीना भरते उनकी, लेकिन मेरे बच्चे पूरे साल घर पे रहे। अब चलो मैं तो एक छोटा कर्मचारी हूँ, जैसे भी अपनी दिक्कत करके कर लेता हूँ। आज मैम 70% बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ना मोबाइल है, ना कोई ऐसी सुविधा है। बिल्कुल भैया, जैसे अभी कह रहे थे भाई कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बच्चे पढ़ते हैं। मैम 70% हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनके पास गरीब घरों के बच्चे हैं, ना तो मोबाइल है ना कंप्यूटर। ये बहुत वाजिब सवाल है राजकुमार जी, आपका इसका जवाब देंगे संकेत जी। एक और दर्शक है रामवीर बहादुरगढ़ से। रामवीर जी, स्वागत है। नमस्ते पूजा मैडम जी। नमस्कार। ये जो संकेत गुप्ता साहब बोल रहे हैं जिस हिसाब से, ये तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये तो पहले भी बोल रहे थे, स्कूल में बंद है, बच्चे, पब्लिक वैसे परेशान है ना, बच्चे उधर स्कूल भी फीस मांग रहा है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाब लेंगे संकेत जी से और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल दे विच काफ़ी हद तक काबू पा लिता गया है। बाकी करीब 3000 तो वध बंदे फड़े गए हैं जिहड़े गैंगस्टर सन। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले
राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2,687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो कोरोना से लड़ाई कैसे हो, बच्चों की पढ़ाई, इस पर चर्चा लगातार जारी है। संकेत जी, अभी एक दर्शक जुड़े थे, उन्होंने बहुत वाजिब सवाल किया था पेरेंट्स पर बढ़ते हुए बोझ को लेकर। पिछले पूरे 1 साल पेरेंट्स ने बच्चों की फीस भरी। प्राइवेट स्कूल की फीस आप अच्छे से जानते हैं कितनी उनको भरनी पड़ती है। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से जो है फीस ली गई है। अब अगले साल जो कि अब सेशन शुरू हुआ है, इसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि बच्चों की पढ़ाई ठीक तरीके से होगी, लेकिन अभी भी अभिभावकों पर बोझ बढ़ना निश्चित है। देखिए, सरकार ने ये पॉलिसी की थी कि सभी प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे और ट्यूशन फीस ली जा रही थी। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आने के बाद प्राइवेट स्कूल्स ने फीस लेनी स्टार्ट की। अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि आने वाले टाइम में अभिभावकों पर इस तरह का बोझ ना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और उस आदेश से सरकार को भी उस आदेश से बंद कर ही काम करना है। इसलिए स्कूलों के साथ, मंत्रालय के साथ इस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं। आगे अभिभावकों के सर से ये बर्डन कम किया जा सके, जितना कम किया जा सके, स्कूल में सैलरी भी रहे, यानी कि अभिभावक उम्मीद लगा सकते हैं जरूरी है कि सरकार की तरफ से अब उन्हें आने वाले समय में कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। नहीं, सरकार तो आज इसकी प्लानिंग कर ही रही है कि शिक्षा नीति पर बच्चों को वर्चुअल माध्यम से जितनी बेस्ट पढ़ाई वो दे सकें और वो आम जन तक भी पहुंच सके, कि उसमें हर घर तक बच्चा पढ़ सके। लेकिन सरकार का सबसे बड़ी प्रायोरिटी कोरोना को कम करना है, कोरोना से बच्चों को बचाना है, कोरोना से परिवार को बचाना है। वो बात सर बहुत अच्छी है, सरकार की अगर प्रायोरिटी है कि कोरोना से बच्चों को, देश की जनता को किस तरीके से बचाया जाए, लेकिन उसका बोझ जनता पर ना पड़े, अभिभावकों पर ना पड़े, इस बात की भी चिंता सरकार को लेनी पड़ेगी। अनुराग जी, आखिरी कमेंट आपसे। मेरी अभी संकेत जी बात करने, संकेत जी को एक सलाह है, सजेशन है, क्यों नहीं हम दिल्ली की तरह, विदेशों की तरह सेंट्रल जो वर्चुअल स्कूल बनाए और वहाँ एक्सपर्ट की टीम हो जो सभी बच्चों को, प्राइवेट और सरकारी हो, उसको जो वास्तविक पैडागोजी से बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो सभी प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो क्वालिटी नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों के पास है। वो सिर्फ एक चीज चल रही है, भी अपने लेसन पीडीएफ डाल दी और पीडीएफ बेस पे कुछ पर्सन पूछ लिए, वो ऑनलाइन पैडागोजी नहीं है। क्यों नहीं वर्चुअल स्कूल उनके स्थापना कर पाते और हर बच्चे को सरकारी सुविधा टैबलेट देने की बात को टैबलेट दे दे, उससे बड़ी पढ़ाई संभव हो सकते। आप हम जो लिखने की बात करते हैं, वो लिखने की बात सिर्फ ये नहीं पेंसिल से, हम उसको ई लर्निंग पे ले आए, चीज संभव है। पर इसके लिए एक अच्छी कमेटी बने, एक अच्छी टीम बने और जो पुराने दायरों के ऊपर बंधी हुई ना हो, एक यंग की टीम बनाई जाए जिसके ऊपर काम करे, तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा।
तो वरना तो मुझे नहीं लगता कि अभी पुराने हम दायरे बंद के रहेंगे, इन्हीं टीम को काम देते रहेंगे तो रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, कोरोना का खतरा भी है, बच्चों के भविष्य की चिंता भी, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ताकि बच्चे सुरक्षित भी रहें और उनका भविष्य भी खतरे में ना हो। पहले ही 1 साल बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, इस पर विचार करने की जरूरत है। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।